हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो। इस क्रम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो मेरा फर्स्ट वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैंने टॉपिक करवाया, तो मैंने ये बोला था लास्ट में कि इसके बाद मैं जो सेकंड टॉपिक लेकर आऊँगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब हैं वो रहेगा। बट गाइज, आप जानते हैं कि बंगाल के नवाब खुद में इतना बड़ा सिलेबस है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक बन जाता है और उसको हम तब कवर करें, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जब हम सारे ये यूरोपियंस पढ़ लें। कि जैसे ब्रिटिश हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, अब मैं फ्रांसीसी करवा रही हूँ, उसके बाद हम कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको अलग वीडियो में लेकर आऊँगी। गाइज, एक अलग से शॉर्ट वीडियो सिर्फ कर्नाटक के युद्ध का रहेगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ और उसको मतलब वर्ड टू वर्ड अपने माइंड में उतार पाएँ। इसलिए मैं उसको इसी में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी कर्नाटक के युद्ध का। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फ्रांसीसी पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में कुछ। गाइस, जो फ्रांसीसी आए थे, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। और इनकी कंपनी का नाम क्या होता है? कंपनी इंडिशे ओरिएंटलेस। गाइस, ये जो नाम है कंपनी का, ये आपको अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत अलग अलग प्रोनाउंस किया हुआ दिख सकता है। कहीं कहीं ओरिएंटाल होता है, कहीं कहीं ओरिएंटलेस है, कहीं कहीं ओरिएंटलेस है। ठीक है, तो आप वो अपने आप पहचान लीजिएगा। जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उस वक्त जो राजा थे फ्रांस में वो कौन थे? लुई 14। ठीक है, और जो इनके वित्त मंत्री थे उस वक्त वो थे कोलबर्ट। ये नाम आप याद रखिएगा, कोलबर्ट। बिकॉज जो कोलबर्ट है, इन्हीं के प्रयासों से इस कंपनी का गठन होता है। आगे चलते हैं। ये कंपनी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूर्णतः सरकारी कंपनी होती है। यद्यपि 1723 का जो टाइम पीरियड है उसके बाद से ये लोग डायरेक्टरों की नियुक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस प्रकार हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में देखा कि वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, तो इसी प्रकार 1723 में यहाँ पे भी डायरेक्टरों की नियुक्ति होने लगती है। बट फिर भी ये जो कंपनी रहती है, यहाँ पे सरकार का जो नियंत्रण है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और गाइस, सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा होने के कारण इस कंपनी को आगे चल कर के बहुत ज़्यादा लॉस में भी इसको जाना पड़ता है। और इसके पतन का कारण भी कहीं ना कहीं एक तरह से यही जो पॉइंट है ये बनता है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो इस समय जो यहाँ की सरकार है ना, तो यहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा निरंकुश है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि परंपराओं से एकदम जकड़ी हुई सरकार, जो कि टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग वो खुद को अपडेट नहीं करना चाहती है। रूढ़िवादिता रूढ़िवादिताएँ जितनी होती हैं और परंपराएं जितनी होती हैं, उन सब से वो इतनी जकड़ी हुई है कि वो बिल्कुल भी भविष्योन्मुखी नहीं है। मतलब फ्यूचर के लिए वो कुछ नहीं सोचती है और खुद में अपडेशन नहीं चाहती है, एज इट इज़ रहना चाहती है। ठीक है, तो आप आगे जब मैं पढ़ाऊँगी इसी क्रम में तो आप पढ़ेंगे कि 1754 का एक दौर आएगा जहाँ पे सरकारी नियंत्रण होने के कारण ही सरकार क्या करेगी कि जो युद्ध हो रहे होते हैं भारत में, वो इतने ज़्यादा भारी खर्चे जो है वो उठा नहीं पाती है कंपनी। तो वो क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ जैसे होता है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता वार्ता करते हैं। और समझौता वार्ता करते हैं अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों के आगे दब करके उनकी बात मान लेते हैं। और उनकी बात किस प्रकार मानते हैं कि जो डुप्ले आप पढ़ेंगे आगे, डुप्ले को वो वापस बुला लेंगे। और डुप्ले को वापस बुलाते हैं, और कहीं ना कहीं कंपनी के पतन का एक कारण यही होता है कि डुप्ले वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्योंकि डुप्ले एक ऐसा व्यक्तित्व होते हैं कि जब ये 1742 में कंपनी में आएंगे और पौंडीचेरी के गवर्नर बनेंगे, तब ये कंपनी को अपनी चरम उत्कर्ष पर ले जाते हैं, क्योंकि हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। और मतलब काफ़ी एकदम माइंड गेम खेल के, और काफ़ी राज्य, कहीं से कोई क्षेत्र जीत लिया, कहीं से कोई इनाम में मिल गया। कर्नाटक के युद्ध में आप ये सब कुछ पढ़ेंगे, डुप्ले की जो भी रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि ये फॉलो करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे किस तरह ये कंपनी का विस्तार करेंगे। तो सरकारी नियंत्रण है कंपनी के ऊपर, और कंपनी जो है वो कर्ज ले रही है, सुविधाएं ले रही है, किससे? सरकार से अनुदान ले रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सारा नियंत्रण होता है वो सरकार का ही है कंपनी के ऊपर। और अब कंपनी इतनी ज़्यादा कर्ज में डूब चुकी है कि वो मतलब
जो युद्ध आएंगे आगे, उनके खर्च को वहन करने में असमर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ अंग्रेज़ों के साथ करना ही पड़ेगा, और कंपनी के पतन का ये एक कारण भी बनेगा आगे चल के। लास्ट में आप देखेंगे कि वांडीवाश के युद्ध के बाद ये कंपनी मतलब पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो बैठेगी, ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी गाइस जो ये है कि ऑलमोस्ट सबसे एंड में आती है। हालांकि आप देखेंगे कि फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश भी आते हैं 1731 में, बट ऑलमोस्ट क्योंकि उनका वो इतनी ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं रहती है स्वीडिश की, इसलिए हम यही मानकर चलते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी जो है यही जो थी, जो पावरफुल भी थी, और ये लास्ट में ही आती है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कंपनी का विस्तार किस प्रकार हुआ। कंपनी किस प्रकार से खुद का विस्तार करती है भारत में आने के बाद। तो इस क्रम में हम पढ़ेंगे कि 1668 में फ्रैंको कैरो नाम के व्यक्ति, फ्रैंको कैरो जो हैं वो ब्रिटिश मतलब फ्रांसीसी फर्स्ट फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में, ठीक है। तो फ्रांसीसी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगती है, सूरत में। और आप पहले इससे पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की फर्स्ट फैक्ट्री उनकी कहाँ लगती है, तो स्थायी रूप से उनकी भी सूरत में ही लगती है। यद्यपि अस्थायी रूप से वो पहले मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, ठीक है, बट 1613 में वो स्थायी फैक्ट्री सूरत में ही उनकी फर्स्ट बनती है। फिर आएगा 1669, एक साल बाद मरकरा के द्वारा मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री का विस्तार किया जाता है या स्थापना की जाती है। मसूलीपट्टनम में जो ये फैक्ट्री लगाते हैं मरकरा, ये गोलकुंडा के शासक से अधिकार प्राप्त करते हैं इस चीज़ का, ठीक है, कि मतलब कंपनी लगा सकते हैं, नहीं तो इनको गोलकुंडा के शासक से अधिकार प्राप्त होता है। 1672 में आप देखेंगे डेला है आते हैं और ये सेंट थॉम मद्रास में फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, 1673। 1673 में गाइस फ्रैंको मार्टिन आते हैं और पूछा जाता है कि पौंडीचेरी के संस्थापक कौन है, तो पौंडीचेरी के संस्थापक हैं फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। ये पौंडीचेरी की स्थापना कैसे करते हैं, तो वलीकोंडपुरम का एक सूबेदार होते हैं शेरखा लोधी, तो इनसे ये एक क्षेत्र लेते हैं जिसका नाम होता है पुदुचेरी, ये एक गाँव ही होता है बेसिकली। तो ये फ्रैंको मार्टिन शेरखा लोधी से पुदुचेरी गाँव जो है ये खरीदते हैं, और ख़रीद के ये पौंडीचेरी नाम के मतलब एक तरह के नगर की स्थापना करते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी नाम ये कब देते हैं गाइस, 1674 में, ठीक है। पौंडीचेरी नाम, इससे पहले वो क्या था, पुदुचेरी गांव था। पौंडीचेरी नाम कब पड़ता है इसका, 1674 में। और जब पौंडीचेरी नाम पड़ता है तो इसी टाइम ये फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में करते हैं, ठीक है। फोर्ट लुई जो ये फैक्ट्री है इसकी स्थापना कहाँ होती है, पौंडीचेरी में। 1690 चंद्रनगर बंगाल, मतलब ये फैक्ट्री इनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि सर्वाधिक समय ये अपना यहीं व्यतीत करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश ये यहीं पर ही होते हैं चंद्रनगर बंगाल में। अब आगे चलते हैं गाइज, 1693। 1693 में क्या होता है, जो फ्रैंको मार्टिन जो हैं जिन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना करी है, तो डच जो हैं ये पौंडीचेरी पे कब्जा कर लेते हैं 1693 में, ठीक है। उसके बाद 1697 में एक इन लोगों के बीच में युद्ध छिड़ता है, और उसमें 1697 में रिजविक की संधि होती है। आप ये जो है ये याद रखिएगा फैक्ट कि रिजविक की संधि कब होती है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो 1697 में रिजविक की संधि होती है, ठीक है। रिजविक जो है ये डच मतलब यहीं पर ही है, ठीक है। तो फ्रांसीसी और डचों के बीच में ये जो रिजविक की संधि हुई है, इसका परिणाम क्या होता है कि जो पौंडीचेरी जो 1693 में डचों ने इस पर कब्जा कर लिया था, ये फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है, ठीक है। 1701 में ये पौंडीचेरी को, ये कौन, फ्रांसीसी, क्योंकि अभी हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, फ्रांसीसियों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझ जाइएगा कि मैं मतलब ये अगर बोल रही हूँ या इनके बोल रही हूँ तो वो मैं फ्रांसीसियों को ही मेंशन कर रही हूँ, ओके। 1701 में पौंडीचेरी को ये अपनी अब राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। 1725 में माहे केरल यहाँ अपना विस्तार करते हैं। उसके बाद आता है 1739। 1739 में कराईकल जो कि तमिलनाडु में है यहाँ विस्तार करते हैं कंपनी का, ठीक है। और 1746 में यनम में विस्तार करते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि पौंडीचेरी में 4 एरिया आते हैं, पुदुचेरी, माहे, कराईकल और यनम, ठीक है ना। अब उसके बाद हम गाइस चलते हैं
42। ये मैंने इतना हाईलाइट करके क्यों लिखा है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए नहीं। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब उनके लिए भी ये जो एक टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि तब डुप्ले होते हैं, डुप्ले आते हैं। कैसे आते हैं? पौंडीचेरी के गवर्नर के रूप में। 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर बनते हैं डुप्ले। डुप्ले से पहले गाइस यहाँ पे दुमास थे, जो कि जो फ्रांसीसी फैक्ट्रीज थी उनके प्रमुख थे दुमास। तो दुमास को मुगल शासक जो थे उन्होंने नवाब की उपाधि दी थी। तो दुमास को नवाब की उपाधि मिली थी, डुप्ले को नहीं मिली थी। बट डुप्ले से पहले दुमास थे, तो इसलिए डुप्ले भी खुद को क्या बोलते थे? नवाब डुप्ले। वो स्वयं को नवाब डुप्ले के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैंने यहाँ पे छोटा सा नोट बना के लिखा है, मैं पहले लिखना भूल गई थी। तो 1742 में जब डुप्ले आते हैं तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा होता है, मतलब युद्ध एकदम से भिड़ जाता है। 1742 में स्टार्ट हो जाता है और 1748 में ये युद्ध समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, डुप्ले जो है ये नीति अपनाते हैं हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, क्योंकि ये क्या सोचते हैं कि मतलब इनकी ये थिंकिंग होती है कि जो भारतीय शासक है ना, उनके आपसी झगड़े जो कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि हैदराबाद वाले कर्नाटका से लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, तो ये सारा पहले ऑब्जर्व करते हैं। और उसके बाद जो डुप्ले हैं ये सोचते हैं कि एक माइंड गेम खेलते हैं कि जो भारतीय शासक हैं उनके आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, तो उनमें क्या किया जाए? हस्तक्षेप किया जाए। ठीक है, और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देने से इनको क्या प्राप्त होगा? इनको क्षेत्र प्राप्त होंगे, क्योंकि इनाम में कई इनको कोई क्षेत्र दे देंगे, मुद्रा देंगे, व्यापार करने की अनुमति देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक के खिलाफ दूसरे का सहयोग करके और बदले में क्या किया? इन लोगों से क्षेत्र प्राप्त किया और अपनी कंपनी का विस्तार किया। ठीक है, अब क्या होता है कि मतलब जो फ्रांसीसी हैं ये सोचते हैं, डुप्ले सोचते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी का अगर हमें प्रॉफिट चाहिए और अगर हम लोग चाहते हैं कि इंडिया से अंग्रेज़ों को बिल्कुल खदेड़ दिया जाए, वापस भेज दिया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं, जो नवाब हैं, जो सरदार हैं, हमें इन्हीं राजाओं के साधनों को यूज़ करना होगा, हमें स्वयं को। ठीक है, और इनकी सेनाओं का हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? डुप्ले कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब भारतीय शासक स्वयं की चीज़ों में हस्तक्षेप करने की अनुमति फ्रांसीसियों को दे दें। ठीक है, डुप्ले का जो ये माइंड गेम है ये फेल हो सकता था अगर भारतीय शासक विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति, जो विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है उनके पर्सनल मैटर्स में, अगर उनकी अनुमति देने से मना कर देते तो। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भारतीय शासक थे ना, वो मतलब देशभक्ति की जो भावना थी, देशभक्ति की भावना से प्रेरित ना होकर के वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी थे। मतलब उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा थी कि देश प्रेम मतलब उसके आगे कम पड़ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने स्वयं के जो पर्सनली शत्रु हैं उनसे हिसाब चुकाने के लिए उन्होंने विदेशियों की सहायता ली। किसी ने अंग्रेज की सहायता ली, किसी ने फ्रांस की सहायता ली। तो क्या हुआ कि हमारे पर्सनल मैटर में जब कोई बाहर वाले आ जाते हैं तो वो लोग अपने स्वार्थ से ही आते हैं और उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। आगे मैं वीडियो डालूंगी वो कर्नाटक के युद्ध का डालूंगी, और कर्नाटक के युद्ध में आप देखेंगे कि किस प्रकार जो भारतीय शासक हैं उनकी पर्सनल मैटर्स का लाभ उठाते हुए किस प्रकार अंग्रेज जो हैं स्वयं को विस्तारित करेंगे और किस प्रकार बंगाल को पूरी तरह से लूटपाट मचाएंगे, और किस तरह फ्रांसीसी जो है वो अपने मतलब स्वार्थ के लिए भारतीय शासकों का साथ दे करके और स्वयं को विस्तारित करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को विदाउट लाइक किए प्लीज़ मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगे कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।